हेलो एवरीवन, हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 5, लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस में अभी तक हमने डाइजेशन कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। और आप लास्ट लेक्चर में गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट बन चुके थे, है ना। अब हम इस चैप्टर में, अब हम इस पोर्शन में, इस वीडियो के पोर्शन में हम रेस्पिरेशन कवर कर रहे होंगे। ह्यूमन रेस्पिरेशन प्लस प्लांट रेस्पिरेशन, हम पूरे रेस्पिरेशन को एक साथ कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, है ना। तो टॉपिक का नाम है रेस्पिरेशन। देखो, रेस्पिरेशन होता क्या है, बहुत लोग क्या करते हैं ना, रेस्पिरेशन को ब्रीदिंग के साथ इंटरमिक्स कर लेते हैं कि उनको ये नहीं समझ में आ रहा होता है कि ब्रीदिंग ही रेस्पिरेशन है। नहीं, सिर्फ ब्रीदिंग अकेला रेस्पिरेशन ही है। देखो, रेस्पिरेशन क्या है ना, ब्रीदिंग प्लस सेल्यूलर रेस्पिरेशन, ठीक है। ब्रीदिंग मुझे पता है कि आप लोगों को पता है कि ब्रीदिंग क्या होता है, ठीक है। ब्रीदिंग क्या है, बेसिकली इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर और रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। बट सेल्यूलर रेस्पिरेशन हो सकता है ये वर्ड आपके लिए नया हो। सेलुलर रेस्पिरेशन हम देखते हैं क्या है। सेलुलर रेस्पिरेशन इज ब्रेकडाउन ऑफ सिंपल फूड टू रिलीज एनर्जी इनसाइड द सेल। बेसिकली रेस्पिरेशन डन बाय सेल इज नोन एज सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। अब ब्रेकडाउन ऑफ फूड, ठीक है। अब हमने क्या किया ना, ऑक्सीजन को रिस्पायर किया, अंदर लिया, बॉडी के अंदर लिया एटमॉस्फेयर से। इस प्रोसेस को हमने ब्रीदिंग कह दिया। बट अब ये जो ऑक्सीजन यूज होगा फूड को तोड़ने के लिए, और फूड को हम यूज करेंगे, देखो हो क्या रहा है ना, सेलुलर रेस्पिरेशन में बेसिकली फूड जो है उसको हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, और इससे हम एनर्जी निकाल रहे हैं, एनर्जी डिराइव कर रहे हैं। समझ में आ रहा है। इस प्रोसेस को हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। सो बेसिकली रेस्पिरेशन, ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन प्लस प्लस ब्रीदिंग इज व्हाट वी कॉल्ड एज रेस्पिरेशन। सो आई होप आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि रेस्पिरेशन इज नॉट ब्रीदिंग, ठीक है। रेस्पिरेशन एक ब्रॉडर टर्म है ना, और उसके अंदर ब्रीदिंग जस्ट एक पार्ट है उसका, ठीक है। तो ऑक्सीजन को सिर्फ अंदर लेना ही ब्रीदिंग नहीं है, ठीक है। हाँ, ऑक्सीजन को सिर्फ अंदर लेना ही रेस्पिरेशन नहीं है, उस ऑक्सीजन को यूटिलाइज करना फूड को तोड़ने के लिए, ठीक है, और उससे एनर्जी निकालने के लिए, इस पूरे कंबाइंड प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। आई होप आपको इस पोर्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। आगे चलते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे, देखो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज, ठीक है। अब ग्लूकोज को तोड़ा कैसे जाएगा ऑक्सीजन के साथ मिला के। अब हम यहाँ पे तीन, ठीक है, बेसिकली दो चीज को देखेंगे। देखो, इस टेबल पे मैं आता हूँ बाद में, है ना। अभी पहले आप यहाँ पे ध्यान दो, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। बेसिकली रेस्पिरेशन आर ऑफ टू टाइप्स, है ना। एक है एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक यानी, ठीक है, एरोबिक यानी ऑक्सीजन, है ना भाई। तो ऑक्सीजन जहां पे प्रेजेंट होगा वो होगा एरोबिक रेस्पिरेशन, और जहां एनएरोबिक यानी ऑक्सीजन एब्सेंट होगा, है ना, देख सकते हो आप, तो उसको हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे। एरोबिक रेस्पिरेशन की हम बात करें तो ये कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, सेल के अंदर। को मालूम है माइटोकॉन्ड्रिया, अरे यार, माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ द सेल, द सो कॉल्ड, भाई ये लाइन मतलब कॉमर्स आर्ट्स एंड इवन मतलब अभी आगे हर बच्चे को याद रहती है अपने स्कूल टाइम से, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ द सेल। सो व्हाई इट इज पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर बेसिकली फूड को तोड़ा जा रहा है और उसके अंदर एनर्जी निकल रही है ना, दैट्स व्हाई। और उसके अंदर एनर्जी स्टोर रहती है, इसलिए तो उसको पावर हाउस कहते हैं। तो एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा, और इसका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजन यूज हो रहा होगा, यही होगा ना मतलब, क्योंकि ऑक्सीजन प्रेजेंट है एरोबिक रेस्पिरेशन में, है ना। सो देखो, ये सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। इससे हमें क्या क्या मिलता है, सिंपल सी बात है, जहां यू ऑक्सीजन यूज होगा वहां पे हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा ही, सिंपल सी बात है। और पानी मिलेगा और हाई एनर्जी मिलेगा। इसका इक्वेशन आप यहाँ पे देख सकते हो कि देखो, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये वाला क्वेश्चन है ना, एरोबिक रेस्पिरेशन का ये लिखा हुआ है। देखो अभी सबसे पहले हम इस टेबल को अच्छे से समझते हैं। देखो, पहले ग्लूकोज था, ठीक है, ग्लूकोज था, उसको साइटोप्लाज्म, अरे यार, सेल सेल वाला चैप्टर ढंग से पढ़ा था 8th क्लास में। देखो, ये सेल होता है, इसके अंदर जो ये लिक्विड होती है ना उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, और इसके ऊपर ऐसे ऐसे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, मालूम है ना, ऐसे गोल्गी बॉडी, न्यूक्लियस, और ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म क्या है, उसके अंदर का जो फ्लूइड है, फ्लूइड के अंदर क्या होता है ना, ग्लूकोज को तोड़ा जाता है पाइरूवेट में। अब देखो, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है ना, C6H12O6, ठीक है। पर देखो यहाँ पे क्या है, 6 कार्बन है, ठीक है, इसलिए 6 कार्बन मॉलिक्यूल में कह सकता हूँ ग्लूकोज को, है ना। वहीं पे अगर मैं पाइरूवेट की बात करूं तो ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल हो जाता है, ठीक है। तो हुआ क्या, देखो देखो देखो, वापस से समराइज कर रहा हूँ। ग्लूकोज कहाँ टूटेगा, साइटोप्लाज्म के टूटेगा, साइटोप्लाज्म के अंदर टूटेगा। साइटोप्लाज्म कहाँ होता है, सेल के अंदर होता है, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म के अंदर क्या हुआ, ग्लूकोज टूट गया, है ना भाई, टूटा। अब टूटेगा ग्लूकोज तो पाइरूवेट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और पाइरूवेट में कन्वर्ट हुआ, साथ ही साथ कुछ एनर्जी उसने रिलीज की,
है ना भाई। यहाँ पे देख थोड़ी सी एनर्जी उसने रिलीज की, समझ में आ रहा है, देखना ध्यान से देखना। तो अब यहाँ पे जब ये पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ ना, तो ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल से 3 कार्बन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हुआ। अब वो जब 3 कार्बन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा तो दो 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 पायरुवेट बनेंगे ना। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अरे यार, ये 6 कार्बन का था और ये 3 कार्बन में टूटा, तो 3 कार्बन तो दो आएंगे ना। समझ में आ रहा है? बट यहाँ पे हमने एक ही, अब उसमें से एक ही पायरुवेट को अब हम लेके अब आगे चलते हैं। तो देखो होगा क्या कि सबसे पहले मैं प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी मैं एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ से 3 पार्ट में अलग अलग टाइप में डिवाइड हो जाएंगे। एक तो होगा ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में प्रेजेंट है, एक में है कि ऑक्सीजन 100% नहीं प्रेजेंट है पर कुछ अमाउंट में प्रेजेंट है, ठीक है, यानी लाइक 20%, 30%। और एक में है एब्सेंस के मतलब बिल्कुल ही ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है ना, बिल्कुल ही ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। तो देखो सबसे पहले हम प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या हो रहा होगा। देखो पायरुवेट अब टूटेगा आगे, ये देखो यहाँ से पायरुवेट टूटा भाई, तो CO2 में टूट गया, मैंने बताया CO2 पानी और एनर्जी में रिलीज हो जाएगा, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अभी देखो, अब यहीं पे जब अब हम एनाएरोबिक रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन आई थिंक आपको क्लियर होगा, क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन में हो क्या रहा है, ग्लूकोज पहले पायरुवेट में टूटा, 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स आ गए। अब 2 पायरुवेट में से मैं सिर्फ यहाँ पे एक ही पायरुवेट की मैं कहानी बता रहा हूँ, और दोनों पायरुवेट बेसिकली इसी फॉर्म में ट्रांसफर होंगे। पर जब ये ग्लूकोज टूटा तो यहाँ पे भी कुछ एनर्जी मिली और यहाँ पे भी कुछ एनर्जी मिली, यानी एनर्जी हमें 2 बार मिल रही है, एक बार नहीं। हमें एनर्जी हर बार 2 बार ही मिलेगी, ये देखो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो पायरुवेट में तो सबसे पहले ग्लूकोज को टूटना ही पड़ेगा, उसके बाद जाके वो जैसे भी टूटना चाहे वो टूट सकता है। समझ में आ रहा है? तो अब देखो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में ये टूट जाता है एरोबिक रेस्पिरेशन में। एरोबिक रेस्पिरेशन में आपको क्या क्या याद रखना है, एक बार फिर से मैं समराइज कर रहा हूँ। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि पहले ग्लूकोज पायरुवेट में टूटता है और पायरुवेट से वो फिर कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और फिर से कुछ एनर्जी रिलीज हो जाती है। और एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। अब हम बात करते हैं एन एरोबिक रेस्पिरेशन की। एन एरोबिक रेस्पिरेशन इज बेसिकली व्हाट, ऑक्सीजन या तो सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट नहीं है या फिर ऑक्सीजन एब्सेंट है। तो ठीक है, 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और लैक ऑफ ऑक्सीजन। इसमें ऑक्सीजन की कमी है, ठीक है, और इसमें बिल्कुल ही नहीं है, इसमें पूरा ही एब्सेंट है बंदा, है ना। तो देखो अब ये जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा ना, ये होगा ईस्ट के अंदर। ईस्ट क्या है बताओ? ईस्ट इज बेसिकली, ठीक है, ईस्ट यूज करते हैं हम केक बनाने में, ठीक है, ईस्ट बेकर्स ईस्ट, बहुत सारे टाइप के ईस्ट आते हैं ब्रेड बनाने में, और ये सब बनाने में हम ईस्ट को यूज करते हैं, ठीक है। ईस्ट के अंदर ये वाली होगा। तो बेसिकली जो, अच्छा आपने ब्रेड को फुलाया जाता है, मालूम है, केक को फुलाया जाता है, या इडली को भी अगर कहीं कहीं देखें तो फुलाया जाता है। वो फूलता किसकी वजह से है, ईस्ट की वजह से, ठीक है। तो वो बेसिकली वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से फूलता है ना, क्योंकि ईस्ट में क्या कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। अब देखो जब ऑक्सीजन प्रेजेंट ही नहीं होगा, ठीक है, ये कहाँ पे होगा, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कहाँ पे होगा, ईस्ट के अंदर होगा। अब पायरुवेट से जब ये टूटेगा, देखो ग्लूकोज से पायरुवेट तो सबको बनना ही पड़ेगा, वहां पे कुछ एनर्जी रिलीज हुई। अब पायरुवेट से जब ये टूटेगा एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, तो वो इथेनॉल में कन्वर्ट होगा। इथेनॉल इज बेसिकली C2H5OH, है ना, ये इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपको नहीं है, बहुत ही क्लियर। देखो तो यहाँ पे, अच्छा ये याद रखना, यहाँ पे 3 कार्बन मॉलिक्यूल था, यहाँ पे 6 कार्बन मॉलिक्यूल था, और यहाँ पे ये 1 कार्बन मॉलिक्यूल हो गया, है ना। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, नहीं 3 कार्बन से 2 कार्बन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड एक्स्ट्रा निकल गया, है ना। तो इथेनॉल बेसिकली क्या है कि मतलब अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगा, है ना, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगा तो पायरुवेट जो टूटेगा वो एल्कोहल बना देगा। ये इथेनॉल क्या है, ये एक एल्कोहल है, दारू बनाएगा भाई, ये एक दारू बना देगा, ये अल्कोहल बना देगा। समझ में आ रहा है? तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या बन जाएगा, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज हो जाएगी। समझ में आ रहा है? ये हो गई बात दो एक्सट्रीम पॉइंट की, एक में आपने देख लिया कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन प्रेजेंट था, दूसरे में आपने देख लिया कि एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन टोटली ही एब्सेंट। अब इन दोनों के कुछ बीच का केस बने कि ऑक्सीजन प्रेजेंट तो है बट कंप्लीट अमाउंट में प्रेजेंट नहीं है। तो ये कब होता है, जब आप दौड़ते हो, जब आपकी मसल सेल्स बहुत ज्यादा काम कर रहे होते हैं, तब मसल को तुरंत एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, पर ऑक्सीजन आपकी देखते हो ब्रीदिंग बढ़ गई होती है, आपकी श्वास से चढ़ गई होती है, ऐसे ऐसे करके आप ब्रीथ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उस समय
आपकी मसल सेल्स में हो जाता है लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ना। अब ऑक्सीजन की एक बार कमी हुई तो अब देखो ये लैक ऑफ ऑक्सीजन इन आवर मसल्स, तो क्या क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड बन जाएगा। अब सपोज करो आप रनिंग कर रहे हो और ठीक है, आपके जो ग्लूट्स मसल है उसमें क्या बन जाएगा, लैक्टिक एसिड बन जाएगा। इसलिए पता है आप जब चलते हो तो आपको क्या कहते हैं यार इसको हिंदी में, जैसे नस चढ़ना कहते हैं, आपके पैरों में नस चढ़ते हैं, आपको मसल का क्रैम्प आने लगता है। वो क्यों आता है, क्योंकि एक्सेसिव अमाउंट ऑफ लैक्टिक एसिड वहां पे सिक्रीट हो जाता है, जो आपके ये पैरों में है ना, उस मसल में बहुत ज्यादा लैक्टिक एसिड बन जाता है और वो लैक्टिक एसिड के कारण आपको मसल क्रैम्प आने लग जाता है। समझ रहे हो। तो दिस वाज अबाउट लैक्टिक एसिड, और लैक्टिक एसिड भी 3 कार्बन मॉलिक्यूल की है। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो आई होप आपको ये तीनों चीज क्लियर होगी, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन में दो चीजें थी, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और लैक ऑफ ऑक्सीजन। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ईस्ट में होता है जो कि 2 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, और ये मसल सेल में होता है। इथेनॉल 2 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड, और एनर्जी निकलेगी बट लेस एनर्जी निकलेगी। इसमें देखो हाई एनर्जी निकलेगी, सिंपल सी बात है, जहाँ पे ऑक्सीजन 100% कंबशन होगा, जहाँ पे अच्छे से एनर्जी मतलब फूड जलेगा अच्छे, तो उसमें हाई एनर्जी निकलेगी ना भाई। और इन दोनों में अच्छे से फूड रिएक्ट ही नहीं हो पा रहा है ना ऑक्सीजन के साथ, इसलिए उसमें लेस एनर्जी निकलेगी, कम एनर्जी निकलेगी। ठीक है, और यहाँ पे लैक्टिक एसिड बनेगा मसल सेल के अंदर लैक ऑफ ऑक्सीजन में। ठीक है, इसको आप याद रख सकते हो, एल से लैक ऑफ ऑक्सीजन और यहाँ पे एल से लैक्टिक एसिड, है ना, याद रहेगा। लैक्टिक एसिड भी 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, इथेनॉल जो है वो 2 कार्बन मॉलिक्यूल है, और इसमें कोई भी कार्बन मॉलिक्यूल नहीं बनेगा, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हाई एनर्जी रिलीज हो जाएगी। आई होप ये पोर्शन भी आपको क्लियर होगा, और ये वाला डायग्राम अभी तक देख के आपको बहुत ही ज्यादा पेचीदा लगता होगा, पर अब आई होप आपको इजीली समझ में आया होगा ये पोर्शन। ठीक है, ओके, यहाँ पे आते हैं अब हम एटीपी की, यहाँ पे बात हो रखी है ना। ये मैंने इस वाले मोर टू नो वाले में से मैंने उठाया है। देखो यहाँ पे एटीपी को पहले समझो, एटीपी क्या है। एटीपी इज बेसिकली पैसा, है ना, रुपया। जैसे इंडिया में क्या चलता है, रुपया चलता है, इंडिया में रुपीस चलता है ना भाई। अगर आप अमेरिका जाते हो, यूएसए जाते हो, तो वहां पे क्या चलता है, क्या वहां पे आप किसी वेंडर को, किसी दुकान वाले को अगर आप रुपीस दोगे, गांधी जी की फोटो दोगे, ठीक है, तो क्या वो पैसे को एक्सेप्ट करेगा, नहीं। क्योंकि वहां पे क्या चलता है भाई, वहां चलता है, क्या चलता है, डॉलर। मालूम होगा। आप सपोज करो नेपाल जाते हो, बांग्लादेश जाते हो, या फिर ठीक है, हमारा बहुत ही अच्छा दोस्त, ठीक है, जिसको इंडिया हर थोड़े दिनों पे मतलब अपने तोहफे भेजते रहता है ना, पाकिस्तान। क्या वहां जाओगे तो गांधी जी एक्सेप्ट करेगा कोई भी, नहीं। ठीक है, पाकिस्तान विल नॉट एक्सेप्ट गांधी जी, है ना। उन लोग को आप जूते चप्पल और वहाँ वो भी एक्सेप्टेड है। एनीवेज, तो एटीपी की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो एटीपी इज बेसिकली एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, है ना, करेंसी ऑफ सेल, करेंसी ऑफ सेल, करेंसी यानी पैसा। ठीक है, तो एटीपी मतलब अगर मुझे मसल में से एनर्जी निकालनी है, क्या करनी है, मसल को, मतलब मसल को मुझे एनर्जी निकालनी है, तो मैं उसमें से एटीपी के फॉर्म में ही मसल एक्सेप्ट करेगा ना भाई, वो एटीपी के फॉर्म में एनर्जी को बनाएगा, है ना। तो अब देखो एटीपी बनता कैसे है, एटीपी का अब फुल फॉर्म पढ़ोगे ना तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। ए का मतलब होता है एडिनो साइन, ठीक है, टी का मतलब होता है ट्राई, और पी का मतलब होता है फॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट, ये जो वर्ड है ना, ये ट्राई पे ध्यान देना, है ना। अब ये देखो, ये एडिनोसाइन याद मत रखो, फॉस्फेट याद रखना पड़ेगा, ठीक है। फॉस्फेट देखो अभी यहाँ पे देखो, ये डी का मतलब है डाई, और ये टी का मतलब है ट्राई। कुछ समझ आ रहा है, ट्राई मतलब क्या हुआ, 3, और ये डाई का मतलब हुआ 2। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, यानी यहाँ पे 2 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल है, यानी ऐसा समझो ना कि ये कुछ ऐसा है। ठीक है, ये 3 पी है ना, ये पी और ये तीनों जुड़े हुए हैं, तो ये क्या हो गया, ये हो गया एटीपी, क्योंकि ट्राई फॉस्फेट है। और अगर मैं यहीं पे डाई फॉस्फेट की बात करूंगा, तो पी और पी ये दो जुड़े हुए हैं, तो इसको मैं कहूंगा ये है एडीपी, है ना। तो ये है डाई फॉस्फेट। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे 2 फॉस्फेट मॉलिक्यूल ऐसे
एक साथ बैठे हुए। जब मैंने इसको तीसरे फॉस्फेट मॉलिक्यूल दे दिया तो इसने ऐसे करके ये इसके साथ रिएक्ट हो जाएगा और ये एटीपी बना देगा, ट्राइफॉस्फेट बना देगा, है ना। तो एटीपी और एडीपी आपको समझ में आया होगा अच्छे से कि एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट क्या है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट क्या है। बेसिकली तीन फॉस्फेट मिलके बनाएंगे तो वो ट्राई होगा, और अगर दो मिलके बनाएंगे तो वो डाई होगा, डाइफॉस्फेट। ठीक है, ठीक है। अब देखो, ये वाला जो रिएक्शन है ना, एटीपी से अगर एटीपी यूज करता हूं, अब देखो ये समझो आप कैसे। दिस इज रुपीस, है ना, ये रुपया है। क्या है ये? रुपया है। और ये क्या है? पैसा है ना, ये पैसा है। अगर मैं गया और पैसा हल्के, अभी तो चलता नहीं है, ठीक है, जब मैं छोटा था तो हमारे टाइम पे पैसे चलते थे। पैसे यानी 25 पैसा, 50 पैसा, 8 आना, है ना, चवन्नी, ये सब चलता था। अभी होता क्या है ना, देखो कि दिस इज रुपीज, अरे यार, दिस इज रुपीज एंड दिस इज पैसा। सो अगर मैं एटीपी को यूज करूंगा ना तो वो एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं किसी को रुपया दूंगा तो वो मेरे को पैसे में कन्वर्ट करके देगा। ठीक है, तो अगर मैं एटीपी, तीन फॉस्फेट है अच्छे से बंधे हुए हैं, देखो तीन फॉस्फेट हैं अच्छे से ऐसे पकड़ पकड़ के बैठे हुए हैं। अगर मैं इसमें से डाई फॉस्फेट, एक फॉस्फेट को निकालना चाहूंगा ना, तो बेसिकली होता क्या है ना कि जो ट्राई फॉस्फेट वाला जो मॉलिक्यूल है ये काफी ज्यादा हाईली स्टेबल होता है। क्या होता है, बहुत ज्यादा ये ताकत के साथ बंधे होते हैं। तो जब मैं इनको तोड़ के दो में कन्वर्ट करूंगा ना तो ये बहुत ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी निकालेंगे। और वही तो हुआ एनर्जी, समझा। क्योंकि हो क्या रहा है ना कि ट्राइफॉस्फेट क्या है कि ये बहुत हाई एनर्जी बॉन्ड्स हैं। और जब एक बॉन्ड टूटेगा तो इसमें से एनर्जी जो निकलेगी वही तो एनर्जी की तरह यूज हो रहा है, और ये डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए मैं इसको एटीपी से, अगर मैं कहूँ कि एटीपी को एडीपी में मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो इसमें से एनर्जी रिलीज होगा। और जहां पे भी एनर्जी रिलीज होता है उसको मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में ही पढ़ाया था, उसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूँ? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ड्राई से जो ड्राई कन्वर्ट हो रहा है तो उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे ना। क्योंकि एनर्जी, जो तीन फॉस्फेट का जो मॉलिक्यूल था वो ये वाला बॉन्ड अब मैं तोड़ दिया और मैंने ये वाले फॉस्फेट को अलग कर दिया, तो यहाँ से मेरे को एनर्जी रिलीज हुई, तो ये एक्सोथर्मिक हुआ। और एडीपी से एटीपी बनाने के लिए मेरे को इसमें फास्फोरस ऐड करना पड़ेगा, इसलिए मैं खुद ऐड कर रहा हूँ, मैं एनर्जी दे रहा हूँ, इसलिए उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे ना। तो ये एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, आई होप आपको क्लियर होगा, और एटीपी वाला भी पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा कि व्हाट इज एटीपी। एटीपी वाला कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर होना बहुत ही नीडेड है, क्योंकि अगर आप आगे जाके साइंस लेते हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ेगी। ओके, सो यही चीज को यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, तो द रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है, यही एडीपी, एटीपी। एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक प्रोसेस डिराइव व्हेन द टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज इज ब्रोकन यूजिंग वाटर, द एनर्जी इक्विवेलेंट टू इतना इज रिलीज। अच्छा, यहाँ पे एनर्जी की जो वैल्यू दी हुई है ना, इसको याद रखना है, 30.5 किलो जूल पर मोल। अगर एटीपी को तोड़ते हैं तो इतनी, एक एटीपी में से इतनी एनर्जी निकलती है, ये बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी हुई। देखो आप ध्यान से देखो, बहुत हाई अमाउंट, क्योंकि किलो जूल है ये, यानी ये 30.5 इंटू 10⁻³ जूल पर मोल। ये बहुत हाई अमाउंट हुआ, यानी एक मोल में से। ठीक है, मोल का भी आपको कॉन्सेप्ट नहीं मालूम होगा, सॉरी। तो अभी आप यहाँ पे याद रखो, ये वाली वैल्यू को याद रखना कि एक एटीपी को तोड़ने पे इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, है ना। देखना, ध्यान देना, गैसेस एक्सचेंज अकर, अब देखो प्लांट के अंदर रेस्पिरेशन हो कैसे रहा है ना। तो गैसेस एक्सचेंज अकर थ्रू, ठीक है, पहले तो गैसेस एक्सचेंज कैसे होता है मैंने आपको फोटोसिंथेसिस में भी हालांकि मैंने बताया, मैंने आपको बताया कि स्टोमेटा के थ्रू ऑक्सीजन अंदर बाहर, ऑक्सीजन बाहर निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आता है। ठीक है, लेंटिसेल्स इन स्टेम, लेंटिसेल्स इन स्टेम मतलब देखो लीव्स के ऊपर जो होल है उसको हम स्टोमेटा कहते हैं। सेम उसी तरीके से स्टेम के ऊपर अगर कोई होल प्रेजेंट है तो उसको हम लेंटिसेल कहते हैं, है ना। और उसके बाद रूट में भी कुछ, वो लोग भी, रूट भी अपना रेस्पिरेशन खुद से कर लेता है ना। तो जनरल सरफेस वो डायरेक्ट अपने सरफेस के थ्रू रेस्पिरेशन कर लेता है। तो इस तरीके से गैसेस एक्सचेंज प्लांट के अंदर होता है इन तीन तरीकों से। ठीक है, किस किस तरीके से, स्टोमेटा इन लीव्स, लेंटिसेल ऑन स्टेम, और जो तीसरा है वो कौन सा था, सरफेस, बाय सरफेस ऑफ रूट, है ना। अब देखो दिन में क्या होता है ना, ऑक्सीजन आउट, कार्बन डाइऑक्साइड इन,
प्लांट क्या करता है, दिन में आपको ही मालूम है ऑक्सीजन को बाहर निकालता है, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेता है। और रात में क्या करता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है और ऑक्सीजन को अंदर लेता है। इसलिए कहा जाता है कि रात को कभी भी पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। हालांकि गाँव में ये प्रोसेस फॉलो होता था। आप गाँव में अगर आप रहते हो तो आपको मालूम होगा कि वहाँ कहा जाता है कि रात को कभी भी पेड़ के नीचे नहीं जाना चाहिए, भूत होती है। बेसिकली भूत क्यों होता है, क्योंकि वो एक्चुअली भूत नहीं होता, वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, क्योंकि प्लांट खुद कार्बन डाइऑक्साइड उस टाइम पे रात को निकाल रहा होता है। तो वो अमाउंट, वो जो आसपास का जो एरिया है प्लांट के आसपास, जो पेड़ के आसपास, वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो गया होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन वहां पे बढ़ गई होती है। इसलिए कहा जाता है पेड़ के नीचे रात को भूत होता है। सो ये बताने का तरीका है। ठीक है, ये जितनी भी चीजें हैं ना, ये सब कुछ वो नहीं है, क्या कहते हैं हम, इनको हम कहते हैं मिथ है, ये सारी चीजें एग्जिस्ट नहीं करती, नहीं करती है भाई। बट उसका कुछ और सेंस निकल रहा होता है। वो लिटरल उस सेंस में नहीं बोला जाता है कि वो भूत है। क्यों भूत है बोल दिया गया, क्योंकि अब लोगों को उतना साइंस एक्सप्लेन करने से अच्छा सिंपल एक लाइन में बात खत्म करो यार। ठीक है, आप हालांकि पढ़े लिखे हो तो आपको मालूम पड़ गया रीजन, है ना। ठीक है, अब हम अगले रेस्पिरेशन की बात करते हैं। अब हम देखते हैं एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स कैसे रेस्पिरेशन करते हैं। एक्वेटिक यानी पानी वाले जानवर, पानी वाले ऑर्गेनिजम्स कैसे रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, सिंस द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इज फेयरली लो कंपेयर टू अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन एयर। सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन कहाँ ज्यादा प्रेजेंट है। देखो पानी में भी ऑक्सीजन होता है। अरे यार मालूम होगा यार, आपको नहीं मालूम है तो बहुत प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर मैं पानी को तोड़ता हूँ तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ही तो टूटता है। तो बेसिकली उसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट तो है ही ना, पानी के अंदर। तो पानी के अंदर भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है और एयर के अंदर भी, पर ज्यादा कहाँ प्रेजेंट है, एयर के अंदर। तो पानी में कम ऑक्सीजन प्रेजेंट है, पर पानी में द रेट ऑफ ब्रीदिंग, तो पानी में पर ऑर्गेनिजम्स तो प्रेजेंट है ना, फिश प्रेजेंट है ना। तो उसको तो ऑक्सीजन चाहिए, है ना। तो उसको ज्यादा तेजी से ऑक्सीजन लेना पड़ेगा, ज्यादा मतलब ज्यादा रेस्पायर करना पड़ेगा ना। हम 1 मिनट में कितनी बार रेस्पायर करते हैं, 12 टाइम्स, है ना, 12 to 16 टाइम्स। हम 1 मिनट में 12 से 16 बार रेस्पिरेशन करते हैं। पर फिश को इस नंबर से ज्यादा करना पड़ता होगा, क्योंकि उसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट तो उसको भी उतनी ही है। अब पानी में होता बहुत कम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है। ठीक है, तो द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर देन टेरेस्ट्रियल। इसीलिए एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स ज्यादा तेजी से रेस्पिरेशन करते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल ऑर्गेनिजम्स के बराबर में, है ना। Fishes take in water through their mouth and force it past by gills where the dissolved oxygen is taken up by blood। यहाँ पे है ना, फिश को बहुत ही इजीली यहाँ पे एक लाइन में समझा दिया है। बट क्या फिश का रेस्पिरेशन सही में इतना इजी है? अगर मैं यहाँ पे आपको सिंपल बता दूं कि वो मुंह से आ, लेता है वाटर को, और उसके बाद गिल से ऑक्सीजन को लेता है और उसको ब्लड में मिक्स करके पूरी बॉडी में पहुंचा देता है। कुछ समझ में आया नहीं है? तो यहाँ पे मैंने फिश के रेस्पिरेशन को अच्छे से समझा रखा है ना। इसको ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पे ध्यान दोगे ना तो आपको मजा आएगा। देखो फिश कैसे रेस्पिरेशन करती है। दिस इज हार्ट ऑफ फिश, है ना। दिस इज हार्ट ऑफ फिश, दिल। सो दिल का काम क्या है, पहले हम देखते हैं हार्ट का काम क्या होता है। ठीक है, हार्ट का क्या काम होता है बताओ, तुम बताओ। ठीक है, प्यार करना, है ना। नहीं, क्या कहाँ जा रहे हो यार। ठीक है, हार्ट का काम है ब्लड पंप करना। इसलिए इसलिए तुम्हारी लाइफ इतनी इतनी खराब हो रखी है, क्योंकि तुम लोग हार्ट से कुछ और काम करवा रहे हो। वो सिर्फ उसका काम है ब्लड पंप करना, उससे वही काम करवाओ। हार्ट को इधर उधर मत यूज करो, ठीक है। इधर उधर यूज करोगे तो प्रॉब्लम आती है, इसीलिए फिर आपकी लाइफ में फिर आप रोते रहते हो। सो बेसिकली द वर्क ऑफ हार्ट इज टू पंप ब्लड ओनली। ठीक है, दिल की जगह दिमाग की जगह दिल से अगर डिसीजन लोगे तो लाइफ में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, देखते हैं, अब इधर देखते हैं, फोकस फोकस। हो क्या रहा है, हार्ट ने ब्लड पंप किया। अच्छा, ये जो रेड है ना, रेड इज ब्लड, ये आपको समझ आ रहा होगा। ब्लू इज वाटर लिखा हुआ है भाई, ये भी यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो देखो, हार्ट ने क्या किया, ब्लड पंप किया, और ये सबसे पहले कहाँ जाएगा, सेल के पास गया। ठीक है, सेल ने उसके अंदर से जो भी ब्लड में से ऑक्सीजन था उसको यूज कर लिया, और उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड डाल के भेज दिया। अब ये देखो, अब ये यहाँ पे व्हाइट कलर हो गया, यानी ये हो गया, इसमें अब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, है ना। इसके अंदर से ऑक्सीजन निकाल लिया गया। अब ये जाएगा वापस से गिल्स के पास। ये वाला ब्लड जो है ये है, हालांकि ये अभी भी ब्लड ही है, पर इसको मैंने अलग कलर से क्यों दिखा रखा है, क्योंकि अब इसके अंदर का जो वो था, क्या कहते हैं, ऑक्सीजन था, वो निकाल लिया गया।
तो अब ये गया गिल्स के पास, ठीक है। गिल्स, अरे आपको गिल्स क्या होता है वो मालूम है ना? देखो फिश कैसी होती है यार, मेरी ड्राइंग भाई, तुम लोग मुझसे ड्राइंग मत करवाया करो यार, मेरी ड्राइंग भगवान भरोसे ही चलती है, ठीक है। दिस इज फिश, है ना, ये इसकी आंखें हैं। और यहाँ पे देखोगे ना तो ऐसे ऐसे गिल्स प्रेजेंट होती है, यहाँ पे है ना हल्की हल्की फिश खुली हुई होती है। जो लोगों ने फिश देखा होगा या फिश को खाया होगा या जिनके घर पे एक्वेरियम होगा उन्हें अच्छे से पता, नहीं पता भाई जाओ गूगल करो, ठीक है। तो जो उस गिल्स होता है ना, वो गिल्स के पास जाएगा, वो गिल्स उसके अंदर वाटर में से ऑक्सीजन लेके, ठीक है, वाटर में से, नहीं 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 नहीं। देखो देखो देखो, समझो समझो, देखो ये माउथ है, में से वाटर लिया गया और वो गया गिल्स के पास। गिल्स में उस वाटर में से ऑक्सीजन निकाल लिया गया, ऑक्सीजन गिल्स ने रख लिया, और वो गिल्स ने ब्लड के साथ ऑक्सीजन को मिक्स करके वापस से हार्ट को दे दिया, है ना। उसने गिल्स क्या किया, गिल देखो माउथ ने क्या किया, वाटर को इनटेक किया, और गिल्स ने उसके अंदर ऑक्सीजन भरा, मतलब उस वाटर में से ऑक्सीजन निकाला और ब्लड के अंदर दे दिया, और उसने ब्लड गिल्स ने और ब्लड को आगे हार्ट के पास भेज दिया, और जो वाटर था वो गिल्स ने रिलीज कर दिया। समझ में आया पूरा प्रोसेस? नहीं समझ में आया? देखो, वाटर को फिश ने मुंह में लिया, पानी अंदर गया, गिल्स के पास गया, अब वो वाटर के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, उसमें से ऑक्सीजन निकाल लिया गिल्स ने और पानी को जाने दिया। ब्लड आया, ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं था, उसके अंदर ऑक्सीजन को डाल दिया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में। अब उस ब्लड के अंदर वापस से ऑक्सीजन आ गया, अब वो ब्लड चला गया हार्ट के पास, और हार्ट उसको वापस से पंप करके जिस भी सेल को रिक्वायरमेंट होगी ऑक्सीजन की उसके पास भेज देगा, ठीक है। समझ में आया पूरा प्रोसेस? ये ही पूरा प्रोसेस था। गिल्स के अंदर देखो क्या हो रहा होगा, वाटर जो है, ये देखो गिल्स को मैंने अच्छे से जूम करके दिखा रखा है यहाँ पे, कि वाटर जो है उसके अंदर से ऑक्सीजन निकाल लिया जाएगा और उसको ब्लड के साथ मिक्स कर दिया जाएगा और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाएगा, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस से हार्ट के पास चल जाएगा और हार्ट उसको पंप बैक कर देगा पूरे सेल के पास, और वो वापस सेल के पास से वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाएगा, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस से गिल्स के पास आएगा, और वहां से माउथ के पास, माउथ से वाटर गिल्स के पास आएगा। गिल्स क्या करेगा, उसके अंदर से ऑक्सीजन निकाल लेगा, ऑक्सीजन को दे देगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, और अब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस से हार्ट के पास चला जाएगा, हार्ट उसको वापस से पंप बैक करके सेल के पास पहुंचा देगा। समझ में आया पूरा प्रोसेस? सो दिस वाज रेस्पिरेशन इन फिश। आपको अच्छे से याद रखना है, और आई होप ये याद रखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि बहुत ही इजी प्रोसेस था। आपको हो सकता है पहली बार में ये हार्ड लगे, बट ठीक है, इस नोट्स को बार बार आप देखते रहोगे ना, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। ओके, रेस्पिरेशन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। रेस्पिरेशन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स का क्या मतलब है, यानी रेस्पिरेशन जमीन पे रहने वाले जानवर कैसे करते हैं रेस्पिरेशन, ठीक है। डिफरेंट ऑर्गन इन डिफरेंट एनिमल, हर ऑर्गन, हर एनिमल के पास अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन सरफेस इज वेरी फाइन एंड डेलिकेट, रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो होता है ना उसका जो सरफेस होता है वो बहुत ही ज्यादा फाइन होता है और डेलिकेट होता है, बहुत ज्यादा नाजुक होता है ना। जैसे आप नाजुक हो ना भाई, बहुत डेलिकेट हो कि आपको छू भी दिया जाए तो आप ऐसे सिकुड़ जाते हो, है ना, छुई मुई हो आप, छुई मुई, डू नॉट टच मी प्लांट। सो वो मत बनो भाई, डेलिकेट मत बनो, बी स्ट्रॉन्ग, है ना। सो यूज एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन यूज करता है कौन? टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, सिंपल सी बात है, एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा वो उसी को तो यूज करेगा यार, ठीक है। तो अब हम यहाँ से एंटर कर रहे हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, क्योंकि जो ह्यूमन भी है वो एक टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है, वो जमीन पे रहने वाला जानवर ही है। हम, ठीक है, हमने अभी तक प्लांट के रेस्पिरेशन को समझ लिया, अभी तक हमने इसके रेस्पिरेशन को, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के रेस्पिरेशन को भी समझ लिया, अब हम ह्यूमन रेस्पिरेशन की बात करेंगे। ठीक है, आपने जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था तो आप कौन से डॉक्टर बन चुके थे यार? गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट बन चुके थे, ठीक है। तो द वर्ड गैस्ट्रो का मतलब क्या होता है? स्टमक, स्टमक से रिलेटेड बात हो रही होगी तब उसको हम गैस्ट्रो कहेंगे। ठीक उसी तरीके से जब अब हम ह्यूमन रेस्पिरेशन पढ़ेंगे ना, तो हम कौन से डॉक्टर बनेंगे मालूम है आपको? पल्मोनोलॉजिस्ट, है ना। अब ये जो वर्ड है ना पल्मो, इसका मतलब होता है लंग, है ना। जिस तरीके से गैस्ट्रो जो वर्ड था इसका मतलब था स्टमक, तो स्टमक से रिलेटेड बात हो रही होगी तो मैं गैस्ट्रो बोलूंगा, जब भी लंग से रिलेटेड बात हो रही होगी तो मैं पल्मो वर्ड यूज करूंगा, पल्मोनो वर्ड यूज करूंगा, ठीक है। सो रेडी टू बिकम पल्मोनोलॉजिस्ट, ओके। सो स्टार्ट करते हैं।
हमने ऑक्सीजन हम कहाँ से लेंगे, माउथ या नोज के थ्रू लेंगे। तो सबसे पहले ये रहा नोज, तो ये जो बाहर जो छेद होता है ना, ये जो नाक के ये जो दोनों छेद है, इसको हम क्या कहते हैं, नॉस्ट्रल्स कहते हैं, है ना। छेद को है नॉस्ट्रल कहते हैं। सो द वर्ड नॉस्ट्रल। उसके बाद जो ये नाक का ये जो रास्ता है ना, उसको हम नेसल पैसेज कहते हैं। सो नेसल पैसेज, ये नेसल पैसेज है। माउथ कैविटी आपको मालूम ही है, यहाँ से भी आप ऑक्सीजन ले सकते हो। ये दोनों ऑक्सीजन जो कि यहाँ पे मिलेंगे, बेसिकली आप इनटेक ऑक्सीजन नहीं कर रहे होते हो, याद रखना, एयर इनटेक कर रहे होते हो, पर वो एयर इज इन रिच इन ऑक्सीजन। तो आप बेसिकली जो इनटेक कर रहे होते हैं ना, वो आप एयर इनटेक कर रहे होते हो, बट ये इनटेक आप बेसिकली ऑक्सीजन रिच एयर को आप इनटेक कर रहे होते हो, है ना। याद रखना, आप सिर्फ ऑक्सीजन इनटेक नहीं कर रहे होते, आप मिक्सचर ऑफ बहुत सारे गैसेस को इनटेक कर रहे होते हैं, जिसमें से उसके अंदर हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब देखो ये जाएगा दूसरे पोर्शन के पास। देखो ये पहला मैंने लिख रखा है फर्स्ट, ये सेकंड पोर्शन के पास गया, फेरिंग्स के पास गया, है ना। ये कहते हैं फेरिंग्स। दूसरे के बाद ये तीसरे के पास जाएगा लैरिंग्स। लैरिंग्स क्या है, लैरिंग्स इज बेसिकली साउंड बॉक्स। साउंड बॉक्स जिससे मैं अभी बोल पा रहा हूँ ना, तो लैरिंग्स यूज हो रहा है। ठीक है, लैरिंग्स क्या होता है ना, कि बीच में एक पतली सी वो होती है, कार्टिलेजिनियस, वो, अरे छोड़ो यार, उतने टेक्निकल टर्म्स पे नहीं जाते हैं। बेसिकली एक पेपर जैसा होता है, वो ऐसे 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 फड़फड़ाता है ना, तो जिसकी वजह से हमारे ये गले में से आवाज निकलती है। तो ये लैरिंग्स के पास जाएगा, है ना। इसको हम वॉइस बॉक्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जाएगा ये ट्रैकिया में, है ना। ट्रैकिया, ये जो पाइप होती है ट्रैकिया, ट्रैकिया के पास में ही वो शी शेप कार्टिलेजिनियस रिंग्स प्रेजेंट होती है ना, सी शेप। वो 100% वो, जैसे ये ट्रैकिया है तो वो 100% इसको वो नहीं करेगी, सराउंड नहीं करेगी, वो शी शेप होगी। शी क्या पूरी बंद थोड़ी होती है यार, ये ऐसे रहेगी ना, शी, सी। ठीक है, तो शी शेप कार्टिलेजिनियस रिंग्स होगी, ट्रैकिया के अराउंड प्रेजेंट होगी। देखो ये दिख रहा है आपको। हाँ, उसके बाद ये चौथे नंबर के बाद ये जाएगी पांचवें नंबर के पास, है ना। पांचवा कौन सा है, लंग लिख रखा है मैंने, बट क्या ये डायरेक्ट नहीं, लंग के अंदर देखो ये ब्रोंकाई के पास जाएगी। तो देखो वो कह रहा है, यहाँ पे क्या है, ये दो पार्ट में यहाँ से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, वो दो इस वाले पोर्शन को हम कहेंगे ब्रोंकाई, ये दोनों पार्ट को हम ब्रोंकाई कहेंगे। ब्रोंकाई के बाद वो सब पार्ट में आगे टूटते जाएगा, जिसको हम ब्रोंकियोल्स कहेंगे 6 नंबर। और आखिरी में जाके ये एक इस ऐसे बलून लाइक स्ट्रक्चर के पास जाएगा। ये देखो यहाँ इस वाले पोर्शन को जूम करके यहाँ पे दिखाया हुआ है, एक बलून लाइक स्ट्रक्चर के पास जाएगा, जिसको हम कहेंगे एल्वियोलाई या एल्वियोलर सैक, है ना, एल्वियोलर सैक। ठीक है, ये बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये एल्वियोलाई क्या होता है, बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये क्या करता है, सरफेस प्रोवाइड करता है गैसेस एक्सचेंज के लिए। ठीक है, तो ये बेसिकली ये जो बलून लाइक स्ट्रक्चर है ना, इसी के थ्रू आर पार जाके गैसेस एक्सचेंज होता है। और ये जो बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, इसके आसपास ऐसे 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 बहुत सारे क्या ब्लड वेसल प्रेजेंट होते हैं। ब्लड वेसल प्रेजेंट होंगे ना, तभी तो ब्लड वेसल के आर पार वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आर पार हो पाएगा। समझ रहे हो, कंटेन ब्लड वेसल्स बताया मैंने आपको। ठीक है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज मैंने बताया, शी शेप का रिंग प्रेजेंट होता है। अच्छा, शी शेप का रिंग क्यों प्रेजेंट होता है वो आपने पूछा ही नहीं। प्रिवेंट कोलैप्स ऑफ एयर पैसेज, ताकि वो जो एयर पैसेज है ना, अगर एयर उसके अंदर से पूरी निकल जाती है तो क्या होगा ना, कोलैप्स हो जाएगा, वो अचानक से बंद हो जाएगा। तो बंद ना होना है, इसलिए उसको है ना ऐसे, वो सपोर्ट देने के लिए, समझ रहे हो, वो सपोर्ट देने के लिए सी शेप की कार्टिलेजिनियस रिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है, कार्टिलेज का क्या मतलब होता है, कार्टिलेज इज बेसिकली, कैसे बताऊं, कार्टिलेज इज बेसिकली मतलब थोड़ी सी कमजोर हड्डियों को हम कार्टिलेज कहते हैं। अभी आप यही समझो, कार्टिलेज के ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। 11वीं 12वीं में बायो ले लेना, चले जाना जितना डीप जाना। ठीक है, तो कार्टिलेजिनियस रिंग होती है। ठीक है, ओके। सो अब ये जो 5 6 7 था ना, ये पूरे के पूरे ये लंग के स्ट्रक्चर के अंदर आता है। ये जो इतना पोर्शन आप देख रहे हो ना, ये लंग है ना। तो ये पूरे 5 6 7 यानी ब्रोंकाई, ब्रोंकियल्स और एल्वियोलर सैक, ये लंग्स के अंदर प्रेजेंट होता है। लंग्स को कौन प्रोटेक्ट करता है, रिब्स प्रोटेक्ट करता है। देखो ये जो ऐसे ऐसे हड्डियां है बनी हुई है ना, ये रिब्स है। ठीक है, और इसके नीचे होता है डायफ्राग्राम प्रेजेंट होता है। डायफ्राग्राम ऐसे होता है, यहाँ पे अपने पेट के नीचे, यहाँ पे ये लंग्स के नीचे ऐसे प्रेजेंट होता है। और डायफ्राग्राम ऐसे खुलता है, बंद होता है, खुलता है, बंद होता है। ठीक है, यहाँ पे आप बन चुके हो पल्मोनोलॉजिस्ट। ठीक है, यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है, पल्मोनोलॉजिस्ट आप बन के जाओ यार, डॉक्टर्स जाके पेशेंट्स देख सकते हो। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, अभी इतना इजी डॉक्टर बन जाते भाई तो लाइफ आज काफी अच्छी होती मेरी। ठीक है, तो समझ में आया होगा आपको सारी चीजें।
ह्यूमन रेस्पिरेशन मैंने आपको यहाँ पे टोटली अच्छे से समझा दिया है। यहाँ पे नॉस्ट्रिल के अंदर क्या होता है ना, फाइन हेयर्स प्रेजेंट होते हैं और म्यूकस प्रेजेंट होता है। फाइन हेयर म्यूकस क्या है ना, बेसिकली वो अगर उसके अंदर जैसे हवा के अंदर कुछ भी गंदगी तो जाएगी, तो वो म्यूकस, वो गंदगी मतलब म्यूकस क्या होता है, बेसिकली गम टाइप होता है, तो उसके ऊपर से अगर कोई भी मतलब वो क्या कहते हैं उसको, गंदगी अगर पास करेगी तो वो चिपक जाएंगी उसके अंदर, और वही फिर आप नाक को क्लीन करते हो तो जो गंदगियां होती है वही निकल जाती है। समझ में आया? तो जो चिपचिपा सब्सटेंस होता है वो म्यूकस होता है। दैट्स इट, यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। अब देखो यहाँ पे पूरा प्रोसेस देख लो। पहले नॉस्ट्रिल यानी नाक के छेद में से, फिर नेसल पैसेज के थ्रू, उसके बाद फेरिंग्स, लैरिंग, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलाई, ब्लड, कैपिलरीज, और ये वाला जो पूरा पोर्शन है ये लंग्स के अंदर प्रेजेंट है। समझ में आ गया आपको? ठीक है। अब हम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग देख लेंगे कि हम जब ब्रीथ करते हैं ना, तो कैसे ब्रीथ करते हैं। हम दो चीज करते हैं, या तो श्वास को अंदर लेते हैं और श्वास को छोड़ते हैं, यानी इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, है ना। इंस्पिरेशन में क्या होता है ना, इंस्पिरेशन में क्या होता है कि हम मतलब श्वास को अंदर लेने को इंस्पिरेशन कहते हैं, श्वास के बाहर छोड़ने को एक्सपिरेशन कहते हैं। जब हमने इंस्पायर करेंगे, जब हम, देखो श्वास लो, अब मेरे साथ लो, तभी इस चीज को समझ में आएगा। देखो श्वास मैंने लिया, ठीक है, मैंने लिया तो क्या हुआ, ये जो था ये बाहर आया, रिप्स जो था ये बाहर आया, मेरा रिप्स बाहर आया, तो लिफ्ट अप, है ना। डायफ्राग्राम जो था यहाँ पे, ये ऐसे ऐसे प्रेजेंट होता है, डायफ्राग्राम ऐसे प्रेजेंट होता है लंग्स के नीचे, वो ऐसे हो गया, फ्लैट अप हो गया, है ना, फ्लैटन हो गया। चेस्ट कैविटी, चेस्ट कैविटी बिकम लार्जर, यानी ये वाली जो पूरी कैविटी है, ये वाली पूरी जो जगह है ये बड़ी हो गई। लंग्स फूल गए, सक्ड अप, सक्ड इन एयर, है ना, फूल जाएंगे। एल्वियोलाई में क्या हो जाएगा, पूरा एल्वियोलाई फुल हो जाएंगे। समझ में आया? अब मैं श्वास छोड़ूंगा, श्वास छोड़ दें, छोड़ दिया मैंने, पूरा श्वास छोड़ दिया। क्या हुआ, रिब्स क्या हो गया, डाउन हो गया। जो डायफ्राग्राम था वो डोम शेप का वापस से अपने शेप में कन्वर्ट हो गया। डोम शेप बेसिकली ये जो शेप होता है ना, इसको हम डोम शेप कहते हैं, है ना। डोम, डी बना रहा है ना भाई, देखो ये डी बन रहा है, तो इसको हम डोम शेप कहते हैं। तो डायफ्राग्राम डोम शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। चेस्ट कैविटी छोटी हो जाएगी, और जो लंग्स है उसमें से जो सारे एयर थे वो बाहर निकल जाएगा, और ये जो एल्वियोलाई है वो एम्प्टी हो जाएगा। समझ में आया इतना? दैट्स इट। ओके, सो दिस वाज मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वियोलाई, ब्लड एंड सेल। अच्छा, अब एल्वियोलाई को अब हम जूम करके देखते हैं कि एल्वियोलाई से वो ऑक्सीजन ब्लड के अंदर जाता कैसे, वो जैसे, देखो अब यहाँ पे वो चीज समझेंगे अब हम, ठीक है। टॉपिक बहुत ही एंड पे आ चुके हैं हम, बहुत ही जल्दी, 15 मिनट या 10 मिनट मैक्सिमम लगेगा, और यहाँ से हम चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। देखो एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑफ ब्लड, देखो ये एल्वियोलाई है ना, मैंने बताया ना बलून लाइक स्ट्रक्चर होगा, तो ये दिस इज एल्वियोलाई, और दिस इज ब्लड वेसल, है ना। ये ब्लड की वेसल्स जा रही है। अब हो क्या रहा है, देखो ब्लड वेसल यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिच आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड आया, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया जाएगा एल्वियोलाई को, और एल्वियोलाई बदले में ऑक्सीजन वो भर देगा ब्लड के अंदर। ये ऑक्सीजन वापस से किसके पास जाएगा, हार्ट के पास जाएगा, हार्ट उसको वापस से पंप करेगा जिस भी सेल को नीड होगी, और वापस से सेल ऑक्सीजन ले लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर डालेगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड वापस वो एल्वियोलाई को दे देगा, और एल्वियोलाई वापस उसको ऑक्सीजन दे देगा, और यही प्रोसेस ऐसे ऐसे घूमते रहेगा। समझ में आया? यहाँ जो ब्लू कलर से मैंने कार्बन डाइऑक्साइड या डीऑक्सीनेटेड ब्लड को दिखा रखा है, और रेड कलर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को दिखा रखा है। सो और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई लेगा ना, वो वही रास्ते के थ्रू, उस रास्ते के थ्रू, अभी जो मैंने ये वाला रास्ता आपको पढ़ाया है ना, इस रास्ते के थ्रू ऐसे 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 करके कार्बन डाइऑक्साइड को नाक के थ्रू या मुंह के थ्रू बाहर रिलीज कर देगा इनटू एटमॉस्फेयर, है ना। एटीएम का मतलब होता है एटमॉस्फेयर। ओके, सो आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम की। रेसिडुअल वॉल्यूम के पहले हम हेमोग्लोबिन की बात करते हैं। हेमोग्लोबिन क्या होता है ना, ये आपके खून के अंदर, आपके रेड ब्लड सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, ठीक है, हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन बेसिकली क्या है, तो हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट है, जैसे क्लोरोफिल पिगमेंट आपने पढ़ा था, है ना, क्लोरोफिल पिगमेंट आपने पढ़ा था। क्लोरोफिल पिगमेंट क्या करता था, वो सनलाइट को ट्रैप करता था ना ट्रैप। ठीक उसी तरीके से हीमोग्लोबिन किसको ट्रैप करता है भाई, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ट्रैप करता है। तो इसको ऑक्सीजन बहुत पसंद है, हाई एफिनिटी, एफिनिटी यानी लव, इसको बहुत ज्यादा प्यार है ऑक्सीजन के साथ, तो ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है। तो जब ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है ना, तो ये HbO2 बना लेता है ना हेमोग्लोबिन। तो ये, और यही हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बैठ जाता है, और ये ब्लड के सेल को देता है जाके।
यहाँ पे रेड ब्लड सेल का क्या मतलब है? रेड ब्लड सेल बेसिकली हमारे ब्लड के अंदर तीन टाइप के सेल होते हैं, ठीक है। वो ट्रांसपोर्ट में मैं आपको जाके जब ह्यूमन सर्कुलेशन में पढ़ा रहूंगा तो आपको ब्लड को अच्छे से मैं समझाऊंगा, ठीक है। तब आपको ये भी समझ में आ जाएगा। ओके, सो यहाँ पे आपको हीमोग्लोबिन भी क्लियर होगा। अच्छा, अब हम रेसिडुअल वॉल्यूम की बात करते हैं। तो रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है ना, सम पार्ट ऑफ एयर रिमेन इन एयर इन लंग टू प्रिवेंट कोलैप्स, आरवी गिव सफिशिएंट टाइम फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। देखो होता क्या है ना, रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है ना, कि कुछ जो लंग्स क्या है ना, पूरा खाली नहीं हो सकता। अगर लंग्स पूरा खाली हो जाएगा तो कोलैप्स हो जाएगा, यानी एकदम से सिकुड़ जाएगा, और सिकुड़ने की वजह से वो लंग्स खत्म हो जाएगा। तो जो कुछ अमाउंट ऑफ एयर हमेशा लंग्स के अंदर, इसका मतलब है प्रेजेंट होने चाहिए। यानी जो लंग्स के अंदर कहाँ में प्रेजेंट होगा, क्या सिर्फ एल्वियोलाई में प्रेजेंट होगा? नहीं, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, हर जगह थोड़े अमाउंट ऑफ एयर तो प्रेजेंट रहना ही पड़ेगा, रखना ही पड़ेगा ना भाई। क्योंकि अगर वो पूरा ही निकल जाएगा तो फिर वो पूरा कोलैप्स हो जाएगा, तो फिर तो उसके अंदर ऑक्सीजन जा ही नहीं पाएगा, यानी फिर तो उसके थ्रू एक्सचेंज हो ही नहीं पाएगा। तो जो थोड़ा अमाउंट ऑफ जो एयर प्रेजेंट होता है ना, उसी अमाउंट ऑफ एयर को हम रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। वो ठीक है, तो सम पार्ट ऑफ एयर रिमेन इन लंग टू प्रिवेंट कोलैप्स, ताकि वो लंग कोलैप्स ना हो, इसलिए जो थोड़ा सा एयर प्रेजेंट होता है लंग के अंदर, उसी को हम रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। समझ में आया? ठीक है। यहाँ पे आपका ह्यूमन रेस्पिरेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, बस अब कुछ नोट्स है, थोड़ी बहुत चीजों को हम देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सोल्यूबल इन वाटर देन ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, पानी के अंदर कौन ज्यादा मिक्स होगा, ऑक्सीजन ज्यादा मिक्स हो पाएगा या कार्बन डाइऑक्साइड? तो आंसर इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सॉल्यूबल इन वाटर देन ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन जितना सॉल्यूबल नहीं है वाटर में, उससे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड सॉल्यूबल है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड इन डिसॉल्व फॉर्म इन ब्लड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड के अंदर है ना, डिसॉल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करता है, यानी ब्लड के साथ मिक्स होकर ट्रांसपोर्ट होता है। अच्छा, यहाँ पे अब कुछ, यहाँ पे ये दे रखा है, इफ द एल्वियोलर सरफेस वेर स्प्रेड आउट इट वुड कवर 80 मीटर स्क्वायर, है ना। अगर एल्वियोलर सरफेस को अगर मैं ऐसे खोल दूं, एक एल्वियोलाई को ऐसे खोल दूं, तो कितना बड़ा होगा मालूम है? 80 मीटर स्क्वायर, बहुत बड़ा एरिया हो गया। 80 मीटर स्क्वायर इतना ज्यादा है एल्वियोलर सरफेस, इतना बड़ा एल्वियोलर सरफेस होता है, सोचो, समझे। तो ये क्या सिर्फ एक एल्वियोलाई की बात हो रही है? नहीं, ये लंग के अंदर जितने भी एल्वियोलाई है, पूरे एल्वियोलाई की। इफ डिफ्यूजन वेयर टू मूव ऑक्सीजन इन आवर बॉडी, इट इज एस्टिमेटेड दैट इट वुड टेक 3 years ऑफ मॉलिक्यूल टू गेट टूल्स फ्रॉम आवर लंग। आर यू ग्लैड दैट वी हैव? ठीक है, मैंने आपको पता है डाइजेशन वाले पोर्शन में, देखो यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना, वो डायरेक्ट अपने बॉडी सरफेस के थ्रू ही रेस्पिरेशन, डाइजेशन सब कर लेते हैं, ठीक है। मतलब डायरेक्ट उनकी स्किन ही रेस्पिरेशन, डाइजेशन सब कर लेती है। तो अगर हम वैसे रेस्पिरेशन और डाइजेशन करने पे आते, तो हमें हमारे टोज, यानी हमारे जो, ठीक है ना, हमारे पैरों के पास पहुंचने में ऑक्सीजन को कितने साल लग जाते? 3 साल लग जाता, समझे। इसलिए हमारी जो बॉडी है ना, इतनी कॉम्प्लेक्स है, तो कुछ सोच के बनाई गई है। मतलब आप समझो कि वो जो, जिस बंदे ने ये बनाया है पूरी बॉडी को, वो कितना, मतलब कितना दिमाग लगा के बनाया है यार, कितनी ज्यादा इंजीनियरिंग लगी है इसमें, समझे। सो के if diffusion were to move oxygen in our body, it is estimated that it would take 3 years। ओके, ये वाला तो हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे आते हैं, यूजिंग टोबैको डायरेक्टली और इन एनी प्रोडक्ट ऑफ टोबैको इन फॉर्म ऑफ सिगार, सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, ठीक है। अगर आप ये चीज कंज्यूम करते हो, ठीक है, तो ये हार्मफुल है, ये चीज को बता रखा है। ऑल्दो ये उन चीजों पे भी लिखा होता है, अगर सिगरेट का पैकेट आपने कभी देखा होगा, अगर आप पीते हो, ठीक है, अगर आप पीते हो तो वेल एंड गुड, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप एडल्ट बन चुके हैं, और आपने अपने लिए सारी रिस्पेक्ट खो दी है मेरी नजरों में। सो आपको जो करना है करो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट सिगार और सिगरेट्स और बीड़ी गुटखा, इनसे थोड़ा दूर रहो, ठीक है, ये हार्मफुल होते हैं। यूज ऑफ टोबैको, ये दिस इज नॉट कूल, ओके। लॉन्डो को क्या लगता है, लड़कों को क्या लगता है ना, कि सिगरेट पीना ये तो बहुत कूल है। भाई तुम, होता क्या है ना कि सिगरेट्स और ये चीजें कौन पीता है, पहले आप समझो उस चीज को। ये वो पीता है जिसको माइंड पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, ठीक है। पर आप समझो कि वो बंदा जो स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पा रहा है, वो पीता है। क्या आप होश में उसको हैंडल नहीं कर पा रहे हो? क्यों नहीं हैंडल कर पा रहे हो भाई? स्ट्रांग नहीं हो आप बेसिकली, तब आप सिगरेट और बीड़ी गुटखा इन चीजों को हाथ लगाते हो, ठीक है। यूज ऑफ टोबैको मोस्ट कॉमनली अफेक्ट द टंग, लंग्स। देखो ये कौन कौन से पोर्शन को अफेक्ट करते हैं? टंग को,
अफेक्ट करता है, लंग्स को अफेक्ट करता है, हार्ट को अफेक्ट करता है, लीवर को अफेक्ट करता है, ठीक है। स्मोकलेस टोबैको इज, ठीक है, बहुत लोग वेप यूज करते हैं, ठीक है। वेप, उसके अंदर मतलब सिर्फ धुआं निकलता है। वेप ये आजकल जेंजी, मतलब आपकी जनरेशन में बहुत ज्यादा फेमस है वेप। और अगर आप नहीं जानते हो तो प्लीज गूगल मत करना वेप क्या होता है, ठीक है। वेप इज बेसिकली, बता देता हूँ, वो इलेक्ट्रिक सिगरेट होता है, ठीक है। उसके अंदर कहा जाता है कि टोबैको प्रेजेंट नहीं होता है। फिर पर उससे भी प्रॉब्लम है बहुत सारी। देखो, उसके अंदर हार्ट अटैक्स हो सकते हैं उसके कारण, स्ट्रोक हो सकता है, पल्मोनरी डिजीज यानी लंग्स की बहुत सारी डिजीज हो सकती है, सेवरल फॉर्म ऑफ कैंसर्स हो सकते हैं आपको, ठीक है। देयर इज हाई इंसिडेंस ऑफ ओरल कैंसर, मुंह का कैंसर हो सकता है, ठीक है। मुंह से बहुत लोग जो तंबाकू खाते रहते हैं पहले के लोगों को, या अपने बेसिकली जो लेबर्स होते हैं उनको आपने देखा होगा तंबाकू खाते हुए, तो उनको ओरल कैंसर यानी मुंह का कैंसर होता है इन इंडिया ड्यू टू द च्यूइंग ऑफ टोबैको इन फॉर्म ऑफ गुटखा, ठीक है। गुटखा, स्टे हेल्दी, जस्ट से नो टू टोबैको एंड इट्स प्रोडक्ट्स। समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ पे देखो, स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, ठीक है। लंग कैंसर इज वन ऑफ द कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन द वर्ल्ड। लंग कैंसर की वजह से बहुत ज्यादा जानी जा रही है इस दुनिया में। द अपर पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इज प्रोवाइडेड विद स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर called cilia. This cilia help to remove germ dust and other harmful particles from inhaled air. Smoking destroys this hair, due to which germs, dust, and smoke other harmful chemical enter lungs and cause infection and cough and even lung cancer। ठीक है, लंग कैंसर के बारे में यहाँ पे बता रखा है कि अगर आप जब स्मोकिंग करते हो ना, आप जब सिगरेट पीते हो, ठीक है, दिस इज सिगरेट है ना, ये सिगरेट है, दिख रहा है ना आपको अच्छे से। हाँ, तो अगर मैं सिगरेट को ऐसे हम्म, पीता हूँ, ठीक है, तो बेसिकली ये होगा क्या, करेगा क्या, आपके जो पूरे रेस्पिरेटरी जो सिस्टम आपको मैंने बताया उसके अंदर फाइन हेयर्स प्रेजेंट होते हैं जगह जगह पे। हाँ, ऐसे और वो जो बाल होता है ना, वो क्यों होता है, ताकि वो डस्ट पार्टिकल को पकड़ के उसको बाहर भेज सके, ठीक है। आपको बहुत बार छींक आती होगी, क्यों आती है, क्योंकि वो डस्ट पार्टिकल वहां तक पहुंच जाता है, तो वो हेयर उसको ट्रैप कर लेता है, और वो छींक की वजह से वो डस्ट पार्टिकल बाहर निकल जाता है, ठीक है। बट जब आप स्मोकिंग करते हो ना, तो वही हेयर जल जाते हैं, वो जो बाल थे वो जल गए, आपके जो पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रेजेंट थे। और वो जलने के कारण अब क्या होगा कि एयर, जो भी गंदगी एयर में प्रेजेंट होगी वो ट्रैप हो नहीं पाएगी, और वो डायरेक्ट आपके लंग को अफेक्ट करेगी, और उसकी वजह से आपको लंग कैंसर हो सकता है, ठीक है। क्या क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, कफ हो सकता है, लंग कैंसर भी हो सकता है। सो दैट्स ऑल, यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है समाप्त। चैप्टर नहीं होता है समाप्त, टॉपिक होता है समाप्त। इसके बाद हम आएंगे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर में आपको ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स मिल जाएगा, है ना। लास्ट, अब ये जो जो थर्ड लेक्चर आपका होगा, ये लास्ट लेक्चर होगा। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, और आई होप आपको सीरीज में मजा आ रहा होगा। सो या, थैंक यू। दिस इज मयंक पटेल साइनिंग ऑफ।